हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट जो लेक्चर था केमिस्ट्री का, उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने देखा कि कार्बन कंपाउंड जो है वो आयनिक कंपाउंड से कैसे डिफरेंट होते हैं। उसमें हमने आयनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें क्या क्या मिला था। उन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस मिला ये पहला, जो आयनिक कंपाउंड होते थे। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स जो हमने पहले ही सीखा है मेटल नॉन मेटल में, जैसे इसका एक एग्जांपल भी हमने दिया था NaCl। तो ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो डिफरेंस है, जैसे Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर निगेटिव चार्ज, तो ये जो डिफरेंट चार्ज है तो ये आयनिक अट्रैक्शन होता है। ये पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इसीलिए ये दोनों का बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, वेरेज कार्बन कंपाउंड के अंदर क्या होता है, कार्बन कंपाउंड के अंदर हमने देखा कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी है 4। ठीक है, मतलब कार्बन जो है उसको अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन एक तो डोनेट करने होंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से क्या करने होंगे, गेन करने होंगे। तो एक तो वो लूज करेगा या फिर गेन करेगा, लेकिन ये दोनों चीजें नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, तीसरा काम करता है, शेयर करता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, शेयर। तो हमने कार्बन कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स देखे। उसके बाद कार्बन कंपाउंड्स की पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कि लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। उसके बाद बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, या फिर बैड या फिर क्या बोल सकते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दो खासियत हमने देखी कार्बन कंपाउंड की। और अगर हम इसे कंपेयर करें आयनिक कंपाउंड के साथ, तो आयनिक कंपाउंड जो होता है, आयनिक कंपाउंड, उसके अंदर हाई MP एंड BP, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उसके साथ देयर सोल्यूशन और देयर मोल्टन फॉर्म इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस हमने देखा था। अब इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हमने देखा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या देखा सबसे पहले हमने देखा कि अगर हाइड्रोजन जो है वो अपना डायटोमिक मोलिक्यूल कैसे बनाता है ना, H2, है ना। ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ये भी हमने देखा था। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड होते क्या है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो शेयर करने का जो प्रोसेस है उसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग बन जाता है। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है उसका, ये समझो उसका पॉजिटिव, उसका न्यूक्लियस है, और उसके आउटर मोस्ट शेल जो है, उसकी जो K शेल है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, अब अगर उसको इस K शेल को फुलफिल्ड करना है तो K शेल एकमात्र ऐसी सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी आएंगे तो वो क्या हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है। ठीक है, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद वो क्या हो जाती है, सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये याद रखो। तो अगर मुझे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल को सेटिस्फाई करना है तो मुझे वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो मैंने देखा कि हाइड्रोजन जो है उसका पॉजिटिव न्यूक्लियस के बाद जो आउटर मोस्ट शेल है, उसकी जो K शेल, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो वो क्या करेगा, वो अपने जैसे और एक हाइड्रोजन को देखेगा, उसके अंदर भी K शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये हाइड्रोजन जो है, पहला वाला हाइड्रोजन, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन को बोलेगा कि तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले ले और तेरा एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का काम हो जाएगा। तेरे आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी मुझे मैं 2 इलेक्ट्रॉन देख पाऊंगा और मेरे आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, पार्टनरशिप हो जाती है। ठीक है, पार्टनरशिप मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं, लेगा भी नहीं, ये दोनों क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो डॉट स्ट्रक्चर है वो हमने देखा। सबसे पहले H2 का देखा, उसके बाद क्लोरीन का देखा, ऑक्सीजन का देखा। ऑक्सीजन का आपको याद होगा, अपने डबल बॉन्ड O था, O डबल बॉन्ड O। अब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या चक्कर था वो भी हमने उस टाइम पे देखा था। ठीक है, तो ये अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझना है तो उसका फर्स्ट जो हमारा उसका लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पहले ये फर्स्ट लेक्चर देखना होगा, तभी आप ये सेकंड वीडियो आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर देखे हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर देखा, क्लोरीन का देखा, ऑक्सीजन का देखा। उसके बाद मैंने वाटर का भी दिखाया आपको। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको N2 जो है, नाइट्रोजन जो है, उसका मैंने आपको होमवर्क में बोला था, लेकिन मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, ओके। अब हम आगे वाले कुछ कंपाउंड्स के देखेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हमें देखना है। तो हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर जो है
इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड का पूछा जाएगा। अगर आपको Cl2 का पूछा तो इजी है, ऑक्सीजन का पूछा इजी है, कुछ भी पूछने दो इजी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे समझो एक नया कंपाउंड लेते, समझो CH4 का मुझे बनाना है, ठीक है। ये क्या है, सबको मालूम है CH4 क्या होता है, मीथेन, ठीक है। अगर मुझे मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले CH4 के अंदर, CH4 इसके अंदर मुझे कौन से दो एलिमेंट दिख रहे हैं, कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। अब मुझे एक बोलो, कार्बन जो है वो कितने दिख रहे हैं, एक एटम दिख रहा है, और हाइड्रोजन के कितने एटम दिख रहे हैं, 4 एटम्स, ठीक है। तो इन CH4 मोलिक्यूल द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्बन 1 एटम एंड हाइड्रोजन 4 एटम्स, ठीक है। तो यहां पे रेसिपी हमें समझ में आ गई है। तो सबसे पहले दोनों अलग अलग दिखाते हैं, ठीक है। कार्बन जो है सबको मालूम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उसकी 2,4 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 4, ठीक है। तो यहां पे मैं सबसे पहले कार्बन का दिखाऊंगा, ठीक है। तो कार्बन के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे देखो, ये कार्बन का समझो निकाल दिया मैंने स्ट्रक्चर, ये है कार्बन, ठीक है। और कार्बन के अंदर कितने आउटर मोस्ट, सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स देखने, आउटर मोस्ट शेल के, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहां पे ये हमारा कार्बन है और यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन में 4 क्रॉस दिखाता हूं, 1 2 3 और ये 4। अब हाइड्रोजन CH4 के अंदर कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो CH4 के अंदर 4 हाइड्रोजन है, तो मेरे पास 4 हाइड्रोजन एटम दिखने चाहिए। तो यहां पे देखो, ये हाइड्रोजन पहला आ गया, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन देखो, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या दिखाया है, क्रॉस, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो अलग है ना, तो उसके लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, फिर डॉट दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये याद रखो, तो कार्बन के लिए मैंने क्रॉस दिखाया, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसे मैं डॉट दिखाऊंगा, तो ये हो गया डॉट। लेकिन कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए ना, तो इसका मतलब और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, उसका भी एक यहाँ पे डॉट देखने को मिलेगा, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है ना उसके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर। उसके बाद तीसरा हाइड्रोजन, उसके अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद चौथा हाइड्रोजन, उसके अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखो क्या होगा, क्या देखो, अब कार्बन जो है उसको, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। आप सबको मालूम है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 2,4, ये शेल जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये शेल के अंदर उसको सेटिस्फाइड होना है, तो ये देखो कौन सी शेल है, ये है K शेल और ये है L। आप सबको मालूम है कि K शेल को सेटिस्फाइड होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, लेकिन L शेल को सेटिस्फाइड होने के लिए आपको 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसका मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो और +4 की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पे होगा क्या, देखो कल इसके पहले वाली भी एक मैंने आपको स्टोरी बताई थी, एकदम ईजी होता है। हाइड्रोजन यहां पे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे होगा क्या, देखो इसको अपनी कौन सी शेल पूरी करनी है, K शेल, ठीक है। तो K शेल को पूरी करने के लिए हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसके पास है, इसका मतलब उसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। अब होगा क्या, देखो एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन आएगा, कार्बन भाई साहब आपको मुझे एक बात बतानी थी। तो कार्बन बोलेगा, बोल, क्या बोलना है। तो हाइड्रोजन बोल रहा है कि आपके पास तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, आप मुझे उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, ताकि मैं अपने आप की, मेरे जो K शेल है उसे सेटिस्फाइड करूं। आपके शेल को सेटिस्फाइड होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास ऑलरेडी 4 है, और 4 की जरूरत है। अगर आपको सेटिस्फाइड होना है तो मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है, और आप अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझसे शेयर करो, तो मेरी K शेल क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे कार्बन क्या बोलेगा, अरे भाई मैंने तेरे को 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, तो तेरा K शेल 2 इलेक्ट्रॉन से भर जाएगा और तेरा काम बन जाएगा, तेरा K शेल सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन तेरा 1 इलेक्ट्रॉन लेके मैं थोड़ी सेटिस्फाइड होऊंगा, मुझे तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तू तो मुझे 1 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो तेरा काम बन सकता है लेकिन मेरा नहीं बनेगा। तो मुझे जब तक और 4 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, मतलब तेरे से 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना मुझे, तो वो नहीं मिलेंगे तब तक तो मैं आपको 1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर नहीं कर सकता। तो ये हाइड्रोजन जो है वो थोड़ा सोचेगा और बोलेगा, चलो ठीक है, मैं अपने भाई साहब को, और मेरे 3 भाई हैं उनको लेके आता हूं, ठीक है, मेरे जुड़वा भाई है सब, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, वापस जाएगा घर और अपने ये 3 भाइयों को लेके आएगा,
ठीक है, तो ये उसके 3 भाई हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो है इन तीनों को लेके आ गया। अब हाइड्रोजन जो है कार्बन को क्या बोलेगा, कार्बन को बोलेगा भाई साहब देखो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे भाइयों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपसे शेयर करते हैं, आप अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है मुझसे हमसे शेयर करो। मतलब एक इलेक्ट्रॉन मुझसे शेयर करो, एक इलेक्ट्रॉन मेरे बड़े भाई के साथ, एक इलेक्ट्रॉन मेरे 2 नंबर के भाई के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन मेरे सबसे छोटे भाई के साथ आप शेयर करो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब क्या होगा आपको समझ में आना चाहिए। अब क्या होगा, हाइड्रोजन जो है 4 आएंगे, 4 भाई आएंगे वो, और वो क्या करेंगे, कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे अपने साथ, ठीक है। कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और कार्बन भी क्या करेगा, कार्बन भी क्या करेगा, कार्बन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है इनके साथ शेयर करेगा। अब ये सब स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब मुझे दिखाना है CH4 कैसे बनेगा, ठीक है, CH4 कैसे बनेगा। तो यहां पे आप देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट निकालो या फिर आपको एग्जाम अपने बुक के अंदर भी देखने को मिलेगा ये। अब यहां पे होगा क्या, कार्बन जो है, कार्बन यहां पे ये देखो कार्बन, ठीक है, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4। तो अब क्या होगा, यहां पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहां पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहां पे एक हाइड्रोजन आ गया, और यहां पे एक हाइड्रोजन आ गया। अब देखो ये क्या है, ये है कार्बन, ठीक है, बीच में क्या है, कार्बन। अब हाइड्रोजन को मैं थोड़ा ब्लू कलर से दिखाता हूं। तो यहां पे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन थे ना। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कैसे दिखागा देखो, हाइड्रोजन कार्बन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन एक इस हाइड्रोजन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन इस, तो 4 इलेक्ट्रॉन गए कार्बन के। अब कार्बन को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, किससे मिलेगा, ये एक एक हाइड्रोजन से। तो देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पे दे रहा है, ये वाला हाइड्रोजन यहां पे दे रहा है, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो यहां पे दे रहा है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहां पे दे रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे ये स्ट्रक्चर होगा मीथेन का, CH4 का, ठीक है। अब यहां पे बॉन्ड कितने बनेंगे, ठीक है, बॉन्ड देखो, चलो यहां पे मुझे एक चीज बोलो, हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन को कार्बन ने कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक ही इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन को देखो, इस हाइड्रोजन ने कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन, और बदले में कार्बन ने उसको कितना इलेक्ट्रॉन दिया, एक ही इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे कार्बन भी हर हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और हर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, तो वहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो यहां पे सिंगल बॉन्ड होगा। अगर यहां पे कार्बन, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कार्बन ने तो 4 इलेक्ट्रॉन दिए है ना, अरे भाई कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन एक ही हाइड्रोजन को नहीं दिया ना, हर एक हाइड्रोजन को एक एक दिया है। तो मैं अगर इस हाइड्रोजन को पूछूंगा तो वो बोलेगा कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया और कार्बन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ये हाइड्रोजन भी बोलेगा कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया और कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि यहां पे कार्बन ने ये वाले हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, इस वाले हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, इस वाले हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे ये मीथेन जो है इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। ये हाइड्रोजन के साथ देखो एक ही लाइन दिख रही है, इस हाइड्रोजन के साथ एक ही लाइन, इस हाइड्रोजन के साथ एक ही लाइन, और इसके साथ भी एक ही लाइन। तो ये एक लाइन जो है वो क्या दिखा रही है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनेगा। हर हाइड्रोजन के साथ कार्बन क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहां पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे। ये देखो ऑक्सीजन का भी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद यहाँ पे सोडियम नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर जो है वो भी हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ठीक है, अमोनिया NH3 होता है, तो आप इसको भी कर सकते हो, इजी है। देखो नाइट्रोजन होगा जिसका एटॉमिक नंबर है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5, मतलब इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5। और हाइड्रोजन तो आपको मालूम है एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्ट्रक्चर भी आप आराम से कर सकते हो। क्या होगा देखो, सबसे पहले तो हम नाइट्रोजन का दिखाएंगे। तो समझो ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाते, चलो 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है NH3 में आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, हाइड्रोजन 3 है। अब मुझे एक चीज बोलो, हाइड्रोजन 3 क्यों है, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 है और उसके 3 की जरूरत है, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसलिए 3 हाइड्रोजन चाहिए उसको, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहां पे नाइट्रोजन अपने 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, यहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन बोलेगा भाई साहब मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो ना, तो नाइट्रोजन बोलेगा जा तेरे और कितने लोगों को लेके आ, 3 भाइयों को लेके आ,
ठीक है, मतलब तेरे साथ और दो लोगों को लेके आ, एक इलेक्ट्रॉन मैं तेरे से शेयर करूंगा तो तू मेरे को एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो मेरे पास कितने हैं, 5 है, तो तूने जब एक शेयर किया तो मुझे एक मिलेगा, तो 6 हो गए। तेरा जो दूसरा भाई है उसको एक इलेक्ट्रॉन में शेयर करूंगा तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो उसका भी 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा आउटर मोस्ट शेल में, तेरे भी 2 बन जाएंगे और मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और तीसरा जो तेरा भाई है उसको मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा, ये वाला, और तू मुझे उसका तेरा भाई जो है वो मुझे एक शेयर करेगा और मेरा और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो तुम लोगों को भी एक एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से आपके जो के शेल है, हाइड्रोजन को के शेल भरनी है, हाइड्रोजन को एल शेल नहीं भरनी, हाइड्रोजन को के शेल भरनी है, और के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो भी उसका पेट भर जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, इन ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे और ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, तो इसके भी टोटल कितने हो जाएंगे, 5 + 3 मतलब 8। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो अमोनिया जो है NH3, उसका स्ट्रक्चर आपको देखने को अगर चाहिए तो देखो यहाँ पे कैसे बनेगा अमोनिया का स्ट्रक्चर। ये देखो, ये हमारा नाइट्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आएगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को देगा। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा हाइड्रोजन अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन को देगा, और ये तीसरा हाइड्रोजन ये अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन देगा। अब नाइट्रोजन की बारी है, नाइट्रोजन भी क्या करेगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर करेगा। तो इसके साथ एक शेयर किया, इसके साथ एक शेयर किया, इसके साथ एक शेयर किया, लेकिन नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन और कहीं पे दिखाने होंगे तो यहाँ पे अंदर दिखाएंगे, वो उसने शेयर नहीं किया ना। ठीक है, तो टोटल अब आप काउंट करो, देखो यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे ये क्रॉस और डॉट दिख रहा है, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दिखे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन +2, तो नाइट्रोजन के भी 8 आ गए। ठीक है, तो दोनों का काम बन गया, हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए और नाइट्रोजन के भी टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन भी सेटिस्फाइड, हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड। तो ये स्ट्रक्चर है अमोनिया का। ठीक है, तो ये अमोनिया का स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये अमोनिया का स्ट्रक्चर याद रखो। ठीक है, तो यहां पे ये है, ये क्रॉस और ये 2 क्रॉस। ठीक है, तो जो क्रॉस दिख रहा है आपको, ये जो क्रॉस है ना, ये कितने हैं, 5 है। क्यों, क्योंकि ये अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, 5 इलेक्ट्रॉन वो दिखाए हैं, और जो डॉट है, रेड डॉट, कितने हैं, 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन आए ना अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका है, अमोनिया का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना एकदम इजी होता है। आपको अगर इसका कंसेप्ट समझ में आएगा तो आप इजीली कर सकोगे। आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको जिसका बनाना है उसका फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला चाहिए, और उसके बाद उस फॉर्मूले के अंदर नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो दिख रहा है हमें क्या मालूम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। जैसे नाइट्रोजन का 7 है, हाइड्रोजन का 1। उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। उसके बाद मुझे दिखना चाहिए कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या बोलेगा, नाइट्रोजन बोलेगा कि तेरे जैसे 3 मतलब तेरे के साथ और 2 लेके आ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन किया है, कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मोलिक्यूल शोइंग हाउ ऑल 4 एटम्स अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, विल द मोलिक्यूल्स हैव सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अमोनिया के अंदर भी सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। ओके, लेट अस नाउ टेक अ लुक एट मिथेन। तो मिथेन तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, CH4 है ना। अब मिथेन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। अब मिथेन क्या होता है, देखो, विच इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन। मिथेन इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कार्बन दिख रहा है आपको, मतलब ये एक मिथेन जो है वो कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, मिथेन इज वाइडली, एक मिनट, हाँ, मिथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल and is a major component of biogas and compressed natural gas, that is CNG। तो CNG के अंदर क्या होता है भाई, CNG के अंदर मैक्सिमम मेजर क्वांटिटी के अंदर होता है मिथेन। ठीक है, CNG के अंदर मिथेन होता है, याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे मिथेन का यूज दिया है, मिथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल एंड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड CNG। उसके साथ साथ इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन। कार्बन में जो हमें कंपाउंड देखने को मिलते हैं उसमें सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड ये है मिथेन।
ठीक है, CH4 इज अ सिंपलेस्ट कंपाउंड। उसके बाद फिर इथेन मिलेगा, है ना, प्रोपेन मिलेगा, ठीक है, तो ये आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर मैं अल्केन की बात करूं, अल्केन, अल्केन एक टाइप के कार्बन कंपाउंड का नाम है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, उसमें सबसे पहला मिलता है मिथेन। तो मिथेन का इतना ही याद रखो, मिथेन इज सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन। मिथेन इज अ सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन, सिंपलेस्ट, ठीक है, याद रखो, सिंपलेस्ट मिथेन क्या है, सिंपलेस्ट कंपाउंड है कार्बन का। ओके, मिथेन हैज अ फॉर्मूला, मिथेन का फॉर्मूला यहां पे दिया है CH4, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, मिथेन हैज अ फॉर्मूला CH4। ओके, हाइड्रोजन एज यू नो हैज अ वैलेंसी ऑफ 1, मालूम है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। ओके, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, टेट्रा मतलब 4, ठीक है, टेट्रा का मतलब होता है 4, तो कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है, ठीक है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अगर उसको नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको ये दोनों सेम ही होते हैं, ये मैंने वहां पे बताया था। कार्बन शेयर्स दीज इलेक्ट्रॉन्स विथ 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एज शोन इन फिगर, तो यहाँ पे ये फिगर मैंने आपको पहले ही बना के दे दी। कार्बन जो होता है उसका ये देखो क्रॉस, चार क्रॉस दिख रहे कार्बन के, और हर हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया, ठीक है, यहाँ पे डॉट, ठीक है, तो ये दोनों का काम हो गया, तो ये CH4 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, such bonds which are formed by the sharing of one electron pair between two atoms are known as covalent bonds। तो डेफिनेशन मिल गई हमें, और हमें पहले ही मालूम था कोवैलेंट बॉन्ड मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं और बॉन्डिंग की जाती है उन्हें बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। याद रखो, वहां पे इलेक्ट्रॉन किसी ने गेन भी नहीं किया, किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं किया, वहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो यहां पे इसका मतलब सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आपको यहां पे मिली, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। द बॉन्ड डेफिनेशन यहां पे देखो, सच की जगह पे क्या आएगा, द बॉन्ड्स को एस निकालो, ठीक है, या फिर एस रखोगे तो भी चलेगा। द बॉन्ड विच इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया जाता है बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये एस निकाला मैंने, ईज के जगह आर की जगह पे ईज डाला, तो कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन बन गया, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड अगर किसी ने पूछा तो डेफिनेशन यहां पे मैंने आपको बना के दे दी है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ, शेयरिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे, बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयर होती है कहां पे, बिटवीन टू एटम्स, इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ओके, कोवैलेंटली बॉन्डेड मोलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मोलिक्यूल बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक। यहां पे याद रखो, कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो वीक नहीं होते, अगर हम मोलिक्यूल के अंदर देखें तो वो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनके वीक होते हैं। तो ये चीज क्या है, इसको अब आगे थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन इसको पहले हमें क्या करना होगा, हाईलाइट करके रखना होगा कि कोवैलेंटली बॉन्डेड जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं विद इन द मोलिक्यूल बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक। अब इसका मतलब क्या है समझो। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट, इसको समझने के लिए हम लेते हैं, समझो CH4, ठीक है, CH4 लेते हैं। अब ये मिथेन है, ठीक है। अब मिथेन में हमने अभी भी देखा कि मिथेन का फॉर्मूला यहाँ पे ये देखो, मिथेन को कार्बन जो 4 है उसको हर जगह से हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन देके शेयर करके बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जो है वो मोलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड है, ठीक है, ये मोलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड है, वो स्ट्रांग होते हैं, ये स्ट्रांग होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये मोलिक्यूल के साथ और एक दूसरा मोलिक्यूल अटैच है, समझो CH4 है और दूसरा एक CH4 उसके बाजू में ही आ गया, अब इनका कुछ अगर अट्रैक्शन हुआ तो ये जो अट्रैक्शन होगा ना वो वीक होता है, ठीक है। तो मोलिक्यूल के अंदर का अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा है लेकिन इंटरमोलिकुलर वीक है, मतलब दो अलग अलग मोलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन जो है वो वीक है, लेकिन इसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग है और इसके अंदर की बॉन्डिंग स्ट्रांग है। इनके अंदर की बॉन्डिंग स्ट्रांग है दोनों मोलिक्यूल्स के, लेकिन ये एक दूसरे के अंदर की जो बॉन्डिंग है वो वीक है, ठीक है। दो अलग अलग मोलिक्यूल्स, समझो वाटर मोलिक्यूल लिया मैंने, ये देखो वाटर मोलिक्यूल यहाँ पे है, ये वाटर मोलिक्यूल दूसरा, तो ये वाटर मोलिक्यूल के अंदर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, लेकिन ये दो मोलिक्यूल के बीच का बॉन्डिंग वीक होगा। ठीक है। सिमिलरली समझो अमोनिया लिया, चलो अमोनिया, तो यहां पे एक अमोनिया का मोलिक्यूल है, यहां पे एक अमोनिया का मोलिक्यूल है, यह है मोलिक्यूल नंबर 1, यह है मोलिक्यूल नंबर 2। अब यहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग, लेकिन दोनों अमोनिया मोलिक्यूल के बीच का बॉन्ड वीक। समझ में आ रहा है आपको ये? ठीक है। तो यहां पे क्या बोला है, कोवैलेंटली बॉन्डेड मोलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मोलिक्यूल। मोलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन दो अलग अलग मोलिक्यूल के बीच का बॉन्ड जो होगा वो वीक होता है। ठीक है। तो यहां पे मैं वही बोल रहा हूं ना आपको, यहां पे एक मिथेन है, यहां पे एक मिथेन का मोलिक्यूल है, तो यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। विद इन द मोलिक्यूल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, इन दोनों के अंदर का बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग, लेकिन इन दो मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड अगर देखेंगे या फिर इनका अट्रैक्शन देखेंगे तो वो अट्रैक्शन जो होगा वो वीक होगा। ठीक है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ओके। तो अब देखो, अगर ऐसा है तो फिर होगा क्या, इट गिव्स राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो यहां पे आपको क्वेश्चन ये उठता है, वाई MP एंड BP, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड या फिर कोवैलेंट कंपाउंड्स आर लो। इनका MP और BP मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है? या आपको अगर क्वेश्चन पूछा तो रीजन ये बोलेंगे, कोवैलेंटली बॉन्डेड जो मोलिक्यूल होते हैं उनके अंदर के विद इन द मोलिक्यूल वाले जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होने की वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो। ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो बिकॉज क्योंकि उनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक, ये इंपॉर्टेंट रीजन है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इंटरमोलिकुलर का मतलब दो अलग अलग मोलिक्यूल के बीच का। ठीक है। जैसे यहां पे वाटर मोलिक्यूल एक लिया और यहां पे एक वाटर मोलिक्यूल, अब ये दो वाटर मोलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो वीक होते हैं, इसलिए वो इजीली क्या होता है, मेल्ट होते हैं या फिर बॉयल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो वीक है, नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग है, इनके बीच का कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग है, लेकिन दो मोलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन है वो वीक होता है। तो यहां पे इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होने का रीजन ये है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक, ये रीजन याद रखो। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होने का रीजन इतना ही है कि कोवैलेंटली बॉन्डेड जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर के बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, उनके अंदर के मतलब जो एलिमेंट्स वहां पे इन्वॉल्व है उनके अंदर की जो बॉन्डिंग है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग स्ट्रांग है, लेकिन दो वाटर मोलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन क्या है? वीक है। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, सच कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पे दूसरा वाई कोवैलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका रीजन यहां पे देखो, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स एंड नो चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। मतलब वहां पे देखा हमने पॉजिटिव चार्ज वाला कोई कैटायन बना क्या, निगेटिव चार्ज वाला कोई एनायन बना नहीं। जैसे NaCl के अंदर हमने देखा था Na प्लस और Cl माइनस, ऐसे दो आयन बनते हैं, एक पॉजिटिव आयन एक निगेटिव आयन, लेकिन देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयन इन द कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है। तो आयन है ही नहीं, अगर आयंस नहीं है तो सच कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे ये याद रखो, सिंस आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई कोवैलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ आयन, कोई भी आयन नहीं बनता, नेगेटिव भी नहीं बनेगा पॉजिटिव भी नहीं बनेगा, और देयरफॉर दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे मैंने दो क्वेश्चंस आपको यहां पे बताए कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होने का रीजन क्योंकि उनके इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होते हैं। उनका पुअर कंडक्टर क्यों है वो? क्योंकि वहां पे देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ आयन, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, देयर इज नो गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं बनता, निगेटिव चार्ज भी नहीं बनता। ओके।
अब यहां पे हमें देखना है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब व्हाट इज एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि कार्बन मतलब उसकी अलग अलग रूप, ठीक है, उसके अलग अलग रूप। कार्बन एक बहुरूपी है, एलोट्रॉप मतलब बहुरूपी, ठीक है। तो कार्बन जो है एक बहुरूपी है, वो अपने स्ट्रक्चर को हमेशा चेंज करते रहता है। तो कार्बन के एलोट्रॉप जो है वो क्या है? कार्बन अपने एलिमेंट्री फॉर्म में कौन कौन से फॉर्म में देखने को मिलता है? तो कार्बन हमें डायमंड के फॉर्म में देखने को मिलता है। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड। उसके बाद उसको और एक फुटबॉल की तरह एक स्ट्रक्चर मिलता है, उसे फुलरीन बोला जाता है, फुलरीन, ठीक है। डायमंड तो सबको मालूम है। उसके साथ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तो आपने देखा होगा, है ना। आप जो पेंसिल यूज करते हो स्केच करने के लिए, तो पेंसिल का जो टिप होता है, ठीक है, वो किससे बनता है? ग्रेफाइट से बनता है। अब डायमंड सबसे टफेस्ट है, तो ग्रेफाइट जो है वो टफ होता है क्या? नहीं। पेंसिल को जोर से प्रेस करोगे तो उसका जो आगे उसका जो टिप होता है वो टूट जाता है, फिर शार्पनर यूज करना पड़ता है हमें। तो इसका मतलब कार्बन जो है वो अलग अलग चीजें दिखा रहा है। मतलब कार्बन कभी कभी डायमंड के फॉर्म में एक टफेस्ट सब्सटेंस भी बन जाता है, और ग्रेफाइट के फॉर्म में छोटा बच्चा भी तोड़ सके इतना क्या हो जाता है? कमजोर भी बन जाता है। तो कार्बन के अलग अलग क्या है? एलोट्रॉप्स है, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। उसमें अंदर कार्बन ही होता है, कार्बन ही होगा, लेकिन उसके स्ट्रक्चर क्या होंगे? अलग होंगे, ठीक है। द एलिमेंट्स द एलिमेंट कार्बन ऑकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विथ वेरिइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कार्बन की एक खासियत है, वो अलग अलग फॉर्म्स के अंदर नेचर में देखने को मिलता है। ग्रेफाइट के फॉर्म में देखने को मिलेगा, डायमंड के फॉर्म में देखने को मिलेगा, फुलेरिन के फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन डायमंड ज़्यादा टफेस्ट होता है, ठीक है। और ये फ्लोरीन जो है वो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। अब यहाँ पे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हमें ये देखना है कि एलिमेंट्स जो होते हैं कार्बन के, वो अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। कभी आपको डायमंड की तरह टफ देखने को मिलेगा, कभी ग्रेफाइट की तरह कमजोर देखने को मिलेगा, कभी फुलरिन की तरह फुटबॉल की तरह देखने को मिलेगा, ठीक है। फुटबॉल की तरह ऐसा स्ट्रक्चर उसका देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स। द डिफरेंस लाइज, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? डायमंड भी कार्बन से बनता है और ग्रेफाइट भी कार्बन से, मतलब ये भी कार्बन का ही रूप है, ग्रेफाइट भी और डायमंड भी, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर। कार्बन का बॉन्ड जो होता है ना, उनका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अगर डायमंड की बात करें तो हर कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइन होता है। देखो कार्बन की वैलेंसी 4 है, आपको मालूम है, तो हर कार्बन को और एक एक कार्बन के साथ वो ज्वाइन होगा ताकि उसकी वैलेंसी फुलफिल्ड हो सके। तो यहां पे याद रखो कि डायमंड के अंदर इन डायमंड ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। तो डायमंड के अंदर हर कार्बन दूसरे 4 कार्बन के साथ ज्वाइन होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखो। तो इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है, ओके। और वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? रिजिड, एकदम टफ। रिजिड मतलब एकदम टफ स्ट्रक्चर बनाता है, 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर। 3D मूवी देखते हैं ना आप लोग, तो 3D स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है? देखो, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है, इन द सेम प्लेन गिविंग हेक्सागोनल एरे, ठीक है। तो यहां पे इतना ही याद रखो, चलो ज्यादा आगे मत जाओ, इतना ही याद रखेंगे हम लोग। क्या याद रखेंगे? यहां पे याद रखेंगे कि डायमंड के अंदर हर कार्बन जो है, डायमंड के अंदर एवरी कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम्स, मतलब एक कार्बन बाकी 4 कार्बन से अटैच होगा, कार्बन से, ठीक है। लेकिन अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट में हर कार्बन 3 दूसरे कार्बन को जो ज्वाइन होता है, 3 दूसरे कार्बन को बॉन्ड, ठीक है, ओके। तो यहां पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर ये 3 ही कार्बन से ज्वाइन होगा, उसकी तो वैलेंसी 4 है ना, तो उसका चौथा बॉन्ड क्या कहां पे बनेगा? अरे यहां पे वो क्या करता है, 3 ही कार्बन से ज्वाइन होता है और लेकिन वो एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो हो गया ना, इस एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहां पे देखो 1 2 3 4, तो यहां पे वो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। तो
एक चीज इसमें आपको और एक चीज समझ में आ गई कि डायमंड के अंदर आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेफाइट देखो तो देखो ग्रेफाइट में क्या हो रहा है, हर कार्बन सिर्फ 3 कार्बन से ज्वाइन हो रहा है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो अगर वो 3 ही कार्बन से ज्वाइन होगा तो चौथी वैलेंसी उसकी कैसे बनेगी, मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन वो किसको देगा, तो यहां पे डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो 3 ही कार्बन से भी काम चल जाएगा उसका। तो ये याद रखो, ये इन दोनों का डिफरेंस, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड के अंदर क्या होता है, डायमंड के अंदर एवरी कार्बन is bonded, every carbon atom is bonded with 4 carbon atoms, ठीक है। every carbon is bonded with 4 carbon atoms। और ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, every carbon atom is bonded with 3 carbon atoms, ठीक है। तो ग्रेफाइट के अंदर हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता है और डायमंड में हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ता है। तो यहां पे सबके साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है डायमंड में, लेकिन ग्रेफाइट में वो दोनों 3 में से 2 जो कार्बन है उनके साथ सिंगल बॉन्ड और 1 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। तो ये एक चीज आपको याद देखने को मिलेगी कि डायमंड में आपको सब सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिलेंगे और ग्रेफाइट में आपको डबल बॉन्ड भी देखने को मिलता है। तो ये उसका दूसरा डिफरेंस है। तो यहां पे देखो स्ट्रक्चर दिए हैं, ठीक है। डायमंड का स्ट्रक्चर यहां पे दिया है और ये है अपना ग्रेफाइट। और मैंने आपको तीसरा एक स्ट्रक्चर बोला था, याद है आपको, फुलरिन का। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको तीसरा स्ट्रक्चर फुटबॉल की तरह देखने को मिलता है। ये बच्चा ड्रॉ कर रहा है फुटबॉल को, ठीक है। तो तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बकमिंस्टर फुलरिन। अब यहाँ पे ये बकमिंस्टर फुलरिन, ये इतना अच्छा नाम क्यों दिया है, ये देखो यहाँ पे बकमिंस्टर फुलरिन नाम का एक आर्किटेक्ट था, ठीक है, और उसने इस टाइप का एक डोम बनाया था। ये एक आर्किटेक्ट है, बकमिंस्टर नाम का एक आर्किटेक्ट था, बकमिंस्टर फुलरिन। तो उसके नाम से ये स्ट्रक्चर का नाम दिया है। तो कार्बन जो है इसका ये तीसरा रूप है। तो ये कार्बन का रूप जो टफेस्ट रूप होता है, हर कार्बन 4 कार्बन के साथ ज्वाइन होता है और सिंगल बॉन्ड होता है डायमंड के अंदर। और ये क्या है, टफेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद दूसरा जो उसका कार्बन का रूप है वो है ग्रेफाइट का। उसमें हर कार्बन 3 कार्बन के साथ ज्वाइन होता है, हर कार्बन 3 कार्बन से, और वहां पे डबल बॉन्ड भी बनाता है। एक 3 में से 2 के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा और 1 के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है। और ये किस में यूज किए जाते हैं हम लोग, पेंसिल्स में, है ना। पेंसिल्स के अंदर ये ग्रेफाइट यूज किया जाता है। अब उसके साथ साथ ये जो ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको याद होगा कि कार्बन एक नॉन मेटल है, तो हमने देखा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ। लेकिन ये क्या था, एक्सेप्शन था। याद है आपको एक्सेप्शंस नॉन मेटल में हमने देखा था कि ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये एक्सेप्शन था, याद रखो। हम क्या बोलते थे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर। लेकिन नॉन मेटल में से ये जो ग्रेफाइट है जो कि कार्बन है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। तो ये कार्बन का एक ऐसा रूप है ग्रेफाइट जिससे इलेक्ट्रिसिटी अच्छी फ्लो होती है, याद रखो। ओके, तो यहां पे डायमंड क्या है, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, और ग्रेफाइट क्या है, स्मूथ और स्लिपरी। ग्रेफाइट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाकी के नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल्स वो पुअर होते हैं कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और ये आप याद रखो कि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो अगर आपको डिफरेंस लिखने को आ गया, डिफरेंस बिटवीन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मतलब पहले समझो, कार्बन के अलग अलग रूप है, उन्हें एलोट्रॉप्स बोला जाता है। एक रूप है डायमंड का, दूसरा है ग्रेफाइट का और तीसरा है फ्लोरीन का। तो ग्रेफाइट और डायमंड का डिफरेंस आप लिख सकते हो। डायमंड इज द टफेस्ट एलिमेंट इन द वर्ल्ड, ग्रेफाइट इज स्मूथ सब्सटेंस। डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दो डिफरेंस हो गए। डायमंड के अंदर एवरी कार्बन इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, ग्रेफाइट में एवरी कार्बन इज अटैच्ड, इट इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स। देयर आर ओनली सिंगल बॉन्ड्स, डायमंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनता है, ग्रेफाइट में डबल बॉन्ड भी देखने को मिलता है। तो कितने डिफरेंस के पॉइंट बताए मैंने, ठीक है। तो ये अच्छे सारे पॉइंट्स याद रखो, ठीक है, और इसको आप एग्जाम में लिख सकते हो डायरेक्ट। इसमें से 2 तो आपको ऐसे ही याद रहेंगे। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी।
डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डायमंड के अंदर एवरी कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स. इन ग्रेफाइट एवरी कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स. ठीक है. अब यहां पे फुलरीन क्या है? फुलरीन फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. तो ये भी एक कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन का ही एक रूप है. The first one is to be identified C60, which has carbon atoms arranged in the shape of football. ठीक है. यहां पे कार्बन जो है 60 कार्बन एक दूसरे के साथ फुटबॉल के फॉर्म में अटैच होते हैं. ठीक है. अगर काउंट करना है तो यहाँ पे बच्चा जहां पे ड्रॉ कर रहा है वहां पे काउंट करो कितने कार्बन्स है, तो आपको 60 कार्बन्स देखने को मिलेंगे. और ये सारे 60 कार्बन्स एक दूसरे के साथ कैसे अटैच है? फुटबॉल के शेप में. तो ये क्या है? फुलरीन. ठीक है. बकमिंस्टर फुलरीन. बकमिंस्टर फुलरीन जो था वो एक इंसान था, आर्किटेक्ट था, उसने इस टाइप का एक डोम बनाया था, इसके लिए उसके नाम से ये दिया है. तो मुझे नहीं लगता कि फुलरीन के बारे में ज्यादा डिस्कस मत नहीं करना है. उसमें 60 कार्बन्स होते हैं, इतना ही याद रखो सिर्फ, और फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है. लेकिन ये दोनों का डिफरेंस याद रखो. डायमंड हार्डेस्ट एलिमेंट, ग्रेफाइट स्मूथ एंड स्लिपरी. डायमंड के अंदर हर कार्बन जो है 4 कार्बन के साथ अटैच होता है, और ग्रेफाइट में हर कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होता है. यहाँ पे सिर्फ हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड के साथ देखने को मिलता है. उसके बाद ये पुअर कंडक्टर है, ये पुअर कंडक्टर है, लेकिन ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. तो ये इतने सारे डिफरेंस के पॉइंट याद रखो. ओके. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज फॉर्मूला CO2. तो CO2 का हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालना है. तो यहाँ पे एकदम इजी है. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे? चलो, कार्बन का मुझे मालूम है, कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2,4, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है. कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? सीधा यहाँ पे लिखूंगा कार्बन, और 1 2 3 4. अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ऑक्सीजन. ठीक है. तो ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन का आपको मालूम है, ऑक्सीजन के ऊपर 8 होता है, तो 2,6 है ना, 2,6. तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 है. तो इसमें क्या होगा ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा? यहाँ पे ये ओके. अब यहाँ पे ऑक्सीजन का देखते हैं. चलो, ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर कितने होंगे? 6. तो 1 2 3 4 5 6. अब हम कार्बन को पूछेंगे, कार्बन बोलेगा मुझे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्सीजन बोलेगा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. अब होगा क्या? कैसे बॉन्ड किया जाएगा? अब इसमें शेयरिंग होगी तो कैसे होगी? तो यहां पे ऑक्सीजन जो है वो क्या बोलेगा कि ठीक है, मुझे 2 ही की जरूरत है, तो मैं अपने जैसा और एक भाई को लेके आता हूं, ताकि वो भी तेरे साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो तेरा भी काम बनेगा और हम दोनों का भी काम बनेगा. तो कार्बन अकेला आएगा, लेकिन ऑक्सीजन 2 आएंगे. ऑक्सीजन अपने एक जुड़वा भाई को लेके आएगा, वो बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे भाई के साथ शेयर कर, तो तेरे भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, तुझे भी 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे. ठीक है. हम दोनों का भी काम हो जाएगा, तेरा भी काम हो जाएगा. तो यहाँ पे होगा क्या स्ट्रक्चर? देखो, यहाँ पे ये अगर है कार्बन, ये देखो बीच में कार्बन है, तो यहां से एक ऑक्सीजन और यहां से एक ऑक्सीजन. ठीक है. अब यहां पे कार्बन के पास टोटल कितने हैं? 4. ठीक है. उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वो इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा. इसके साथ साथ ऑक्सीजन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? देखो ऑक्सीजन के, ये देखो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके? 6. उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे रखेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा. और यहाँ पे देखो, मैं ऑक्सीजन के लिए मैं डॉट यूज करूंगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग है ना. तो इसके यहाँ पे देखो, 6 में से 4 यहाँ पे अपने पास रखेगा और 2 यहाँ पे शेयर करेगा. ठीक है. यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या करेगा? 4 यहाँ पे रखेगा और 2 यहाँ पे शेयर करेगा. ठीक है. दिख रहा है आपको यहाँ पे? ओके. तो यहाँ पे हो गया ना काम. अब यहाँ पे मुझे एक चीज बोलो, कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 2 इलेक्ट्रॉन. इस ऑक्सीजन ने भी अपने कितने इलेक्ट्रॉन किए? 2 डॉट दिख रहे हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा. यहाँ पे भी देखो, ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, कार्बन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए. तो जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा. जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होते थे वहां पे सिंगल बॉन्ड बनता था. तो ये डबल बॉन्ड बनेगा. तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, C डबल बॉन्ड O. समझ में आ रहा है आपको? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O. याद रखो ये. तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा. ठीक है. CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाएगा. ओके.
व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मोलिक्यूल सल्फर? सल्फर क्या होता है? S, ठीक है, सल्फर S कितना है? S के ऊपर कितना है? एसेट, ठीक है। तो यहां पे द 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर जॉइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। ये हिंट भी दिए है, 8 इलेक्ट्रॉन ज्वाइन होंगे। सल्फर के कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन ज्वाइन होंगे, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क में करो, चलो होमवर्क में करो सल्फर का। अब आगे हमें देखना है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। यहां पे ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, ये पहला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया, दूसरा एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। और आपका इस चैप्टर का सबसे पहला होमवर्क में दे रहा हूं अभी आपको, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स देखे आपने पहले से, हाइड्रोजन से शुरुआत किया, क्लोरीन देखा, ऑक्सीजन देखा, नाइट्रोजन देखा, उसके बाद वाटर देखा, उसके बाद अमोनिया देखा, उसके बाद हमने क्या देखा? मीथेन देखा, CH4। उसके बाद हमने और क्या देखा? अमोनिया, मीथेन, यस, CO2 देखा अभी अभी हमने। और उसके बाद यहां पे हमें क्या बोला है? सल्फर, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर्स आपको मुझे सेंड करने हैं बना के। ये आपका होमवर्क है। अब हमें आगे जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखना है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल मतलब क्या? एक से ज्यादा काम कर सकता है, एक से ज्यादा उसके खूबियां हैं, है ना, उसे बोला जाता है वर्सटाइल। वर्सटाइल मतलब एक ही चीज नहीं कर सकता, वो बहुत सारी चीजें करता है। कार्बन इज वर्सटाइल, ठीक है। तो वर्सटाइल मतलब बहुत सारी चीजें, एक ही आदमी को बहुत सारी चीजें आती है तो उसे वर्सटाइल बोला जाता है। तो कार्बन भी एक वर्सटाइल नेचर का एक एलिमेंट है, वो बहुत सारी चीजें कर सकता है। We have seen the formation of covalent bonds by the sharing of electrons in various elements and compounds. अब हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स एक साथ आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। We have also seen the structure of a simple carbon compound, methane. हमने मीथेन का भी स्ट्रक्चर देखा जो कि कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड था। In the beginning of the chapter, we saw how many things we use contain carbon. हमने देखा कि डेली लाइफ में हम कितनी चीजें यूज करते हैं। जो खाना हम खाते हैं वो भी कार्बन, उसके अंदर भी कार्बन होता है। शुगर के अंदर कार्बन है, फ्रूट्स के अंदर कार्बन है, जो कपड़े हम पहनते हैं उसके अंदर कार्बन है, जो पेंसिल से हम लिखते हैं उसके अंदर ग्रेफाइट मतलब कार्बन ही है। तो बहुत सारी चीजें हैं वहां पे कार्बन है। तो कार्बन बेसिकली हर लिविंग चीज के अंदर होता है। तो कार्बन जो है वो क्या है? एलिमेंट ऑफ लाइफ। कार्बन को और एक नाम दे सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं कार्बन को? एलिमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है। कार्बन इज एलिमेंट ऑफ लाइफ, ओके। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी सॉ हाउ मेनी थिंग्स वी यूज कंटेन कार्बन। इन फैक्ट वी आवरसेल्व्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। हम खुद कार्बन से बने हैं। एवरी लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन। तो हमारी बॉडी भी कार्बन से ही बनी है। द नंबर ऑफ कार्बन compounds whose formulae are known to chemists was recently estimated to be in millions. देखो, केमिस्ट मतलब केमिस्ट्री के अंदर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे फिजिक्स के अंदर जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें फिजिसिस्ट बोला जाता है, वैसे ही ये जो केमिस्ट होते हैं उन केमिस्ट ने अभी अभी देखा है और देखा कि कार्बन कंपाउंड्स कितने हैं। तो उनको कितने फॉर्मूले मिले हैं कार्बन कंपाउंड्स के? मिलियंस। तो कार्बन की एक ऐसी खूबी है कि वो बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। तो कार्बन हैज अ कैपेसिटी, carbon has a capability of forming million of compounds. This outnumbers by the large margin the compounds formed by all the other elements put together. तो यहां पे आप देख सकते हो कितने एलिमेंट्स आपको मालूम है? 107 के आसपास नेचुरल एलिमेंट्स हैं। उसमें से कार्बन को एक साइड रखो और 106 एक साइड, तो ये अकेला ही इतने कंपाउंड बनाता है। ये 106 मिला के भी नहीं बना सकते। ये समझो आप, मतलब कितने एलिमेंट्स हमें मालूम है ना, वो सारे एलिमेंट्स एक तरफ और कार्बन एक तरफ। तो कार्बन इतने कंपाउंड बना सकता है, उतने ये सारे मिलके भी नहीं बना सकते। Why is it that this property is seen in carbon and no other elements? तो कार्बन के पास इतनी खूबी है कि वो अकेला मिलियन ऑफ कंपाउंड बना सकता है और बाकी के सारे मिलके भी उनके इतने हो नहीं सकते। तो इसका मतलब कार्बन कितना वर्सेटाइल होगा, वो कितने अच्छे से कंपाउंड बना सकता है। The nature of the covalent bond enables carbon to form a large number of compounds. Two factors noticed in the case of carbon. तो कार्बन ऐसा क्यों इतने कंपाउंड बना सकता है, उसके लिए हमें दो फैक्टर्स देखने होंगे। तो पहला फैक्टर यहां पे, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मोलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटनेशन। कार्बन जो है, अभी अभी तो देखा हमने डायमंड के अंदर हम क्या बोलते थे? एवरी कार्बन इज अटैच, इट इज बॉन्डेड विथ
4 अदर कार्बन्स। अब ये कार्बन फिर दूसरे कार्बन के साथ ज्वाइन होगा 4 कार्बन के साथ, ये कार्बन फिर दूसरे 4 कार्बन के साथ ज्वाइन होगा, ये कार्बन फिर दूसरे 4 कार्बन के साथ ज्वाइन होगा, तो ये स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है। तो कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी है कि वो बॉन्ड बनता है, खुद ही अपने अपने एटम्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन कार्बन भी आ सकते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो हमने डायमंड और जो ग्रेफाइट था उसमें देखा ना कि सिर्फ कार्बन ही बनाता था, हर कार्बन दूसरे 4 कार्बन के साथ अटैच होता था इन केस ऑफ डायमंड, और फिर ये कार्बन फिर 4 के साथ अटैच होगा, ये कार्बन फिर 4 कार्बन के साथ अटैच होगा। तो ये क्या होता था, एक चेन बनती थी। क्या बनती थी, चेन बनती थी। तो इससे क्या बनता था, एक बहुत बड़ा लार्ज मोलिक्यूल बनता था। तो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, ये एक यूनिक एबिलिटी है। ये यूनिक एबिलिटी है, हर का एलिमेंट ऐसा नहीं कर सकता। तो कार्बन की ही एक ऐसी खूबी है, ये यूनिक एबिलिटी है कि तो वो अपने ही एटम्स के साथ क्या कर सकता है, एक लॉन्ग चेन में, एक लॉन्ग मॉलिक्यूल का क्या बना सकता है, चेन बना सकता है। और ये प्रॉपर्टी जो है वो है कैटेनेशन। ठीक है, तो यहां पे कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन्स ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। तो यहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज कैटेनेशन, व्हाट इज कैटेनेशन। ठीक है, तो कैटेनेशन क्या है, व्हाट इज कैटेनेशन। कैटेनेशन ऐसी एक कार्बन की एबिलिटी है। ठीक है, कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन जो है वो अपने तरह ही दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। इन केस ऑफ डायमंड भी हमने देखा और ग्रेफाइट के अंदर भी देखा। हमने बोला ना कि डायमंड हर कार्बन दूसरे 4 कार्बन से ज्वाइन होता है, बॉन्ड करता है। और ग्रेफाइट के अंदर हमने देखा कि हर कार्बन दूसरे 3 कार्बन के साथ क्या करता है, बॉन्ड कर सकता है। तो इसका मतलब कार्बन की एक ऐसी एबिलिटी है, वो खुद ही अपने तरह ही दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, और उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटेनेशन। व्हाट इज कैटेनेशन, द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। कार्बन अगर कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाते बनाते अगर एक लार्ज मॉलिक्यूल बना सकता है, तो उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटेनेशन। दीज कंपाउंड्स मे हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन्स। कार्बन की चेन ही बन जाती है। देखो ये कार्बन कार्बन सब ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो कार्बन जो है वो अपनी तरह ही दूसरे कार्बन के साथ ज्वाइन होता है, और ये बड़ा चेन बनाता है, लॉन्ग चेन बनाता है। ठीक है, लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच वाले चेन बना सकता है, और कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन रिंग्स, रिंग्स में भी वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये क्या है, दिस कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन्स, ब्रांच्ड चेन्स और रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इन एडिशन कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये भी उसकी एक खूबी है, वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है। तो कुछ भी कर सकता है, उसके पास बहुत ऑप्शन है। देखो स्ट्रक्चर देखना जाए तो वो लॉन्ग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो कार्बन का लॉन्ग चेन ऐसा देख सकते हैं ना, कार्बन 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 कार्बन, ऐसी लॉन्ग चेन बन सकती है कार्बन की। या फिर ब्रांच वाली चेन बन सकती है, कार्बन कार्बन, यहाँ पे फिर कार्बन, यहाँ पे फिर कार्बन, ऐसा ब्रांच भी आ सकता है उसका। तो लॉन्ग स्ट्रक्चर भी बन सकता है, ब्रांच वाला स्ट्रक्चर भी बन सकता है। उसके बाद रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, मतलब कार्बन 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 कार्बन, उसके बाद फिर कार्बन फिर कार्बन। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा रिंग के तरह भी राउंड लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकता है। तो ये बहुत सारी खूबी है कि ये कंपाउंड जो है वो लॉन्ग चेन कार्बन बना सकते हैं, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन बना सकते हैं, और कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन रिंग भी बनाते हैं। उसके साथ साथ वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। उसके साथ साथ कार्बन्स ऑफ कंपाउंड्स विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो यहां पे हमें 2 डेफिनेशंस मिले कार्बन कंपाउंड्स के, 2 टाइप्स। कार्बन कंपाउंड्स के 2 टाइप्स, एक है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। अब एकदम इजी वे में बोलता हूं, चलो। सैचुरेटेड कार्बन का मतलब क्या है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का मतलब क्या, ठीक है, और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का मतलब क्या। ठीक है, अब एकदम इजी वे में याद रखो। सैचुरेटेड का मतलब यह होता है कि उसमें कार्बन जो कंपाउंड है उनके अंदर, कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड या फिर कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। कितना इजी है। सबसे पहले देखो, कार्बन कंपाउंड्स 2 टाइप के हैं, एक है सैचुरेटेड
और दूसरा है अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो सैचुरेटेड के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, अनसैचुरेटेड के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। हो गया ना डिफरेंस? क्या है? सैचुरेटेड मतलब द कार्बन कंपाउंड्स इन विच द बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम इज सिंगल बॉन्ड, एंड अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स मतलब क्या? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, द कार्बन कंपाउंड्स इन विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो जहां पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो है सैचुरेटेड, और जहां पे दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है वो अनसैचुरेटेड। तो यहां पे हम इसको क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड, विच आर बॉन्डेड, विच आर जॉइंड, लिंक के जगह पे जॉइन भी बोल सकते हैं, विच आर जॉइंड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड का मतलब जहां पे दो कार्बन, अलग अलग कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वो है सैचुरेटेड, और जिनके बीच में कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डेफिनेशन समझना होगा। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का डिफरेंस क्या है? सैचुरेटेड कार्बन जो होता है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के अंदर यूसीसी, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स। अब यहां पे देखो, कैटेनेशन का प्रॉपर्टी जितना कार्बन दिखा रहा है उतना दूसरा कोई भी नहीं दिखाता। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी तो आपने सिखाया क्लोरीन Cl2, तो Cl के साथ जुड़ गया था ना, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया था ना। यहां पे देखो, आप यहां पे आपने सिखाया था H2, तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया था, तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो देखो ना कैटेनेशन हो गया। अरे भाई कैटेनेशन हुआ, लेकिन कार्बन लॉन्ग चेन बनाता है ना, इतनी बड़ी चेन बनती है क्या? नहीं बन सकती। तो कार्बन ही कैटेनेशन ज्यादा कर सकता है। बाकी चीजों के अंदर हमने देखा हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन हो सकता है, क्लोरीन के साथ, लेकिन ऐसा चेन बनाया क्या? हाइड्रोजन ने ऐसा चेन बनाया क्या? क्लोरीन ने ऐसा बड़ा चेन बनाया? नहीं। कार्बन के पास ही ऐसी कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकता है, कैपेसिटी इतनी है कि वो कैटेनेशन को लार्ज एक्सटेंट पे लेके जा सकता है। मतलब कार्बन का एक इतना ही नहीं बनाएगा, वो ऐसा बनाते ही जाएगा, ऐसा बनाते ही जाएगा, कार्बन कार्बन जुड़ता ही जाएगा। तो 100 कार्बन के एटम्स, 200, 1000 कितने भी कार्बन अटैच होके जा सकते हैं, इसको लॉन्ग चेन बन सकती है। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन के पास है। ठीक है, सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन विच हैव चेन्स ऑफ अप टू 7 और 8, बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। अब यहां पे देखो, सिलिकॉन एक ऐसा है, ठीक है, वो कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, वो 7 या 8 एटम्स की चेन बनाता है सिलिकॉन। ठीक है, कार्बन इससे भी बड़ा बना सकता है। ठीक है, तो सिलिकॉन जो है वो 7 या 8 की चेन बना सकता है, लेकिन वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका कुछ उपयोग ही नहीं, उसका यूज ही नहीं है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और स्टेबल होता है। ये जो सिलिकॉन है वो हाइड्रोजन के साथ एक चेन बना सकता है। ठीक है, कुछ बोलेंगे कि सर कार्बन जो है वो ही बना रहा है, सिलिकॉन भी बनाए ना, देखो 7 या 8 चेन का लॉन्ग कंपाउंड बन सकता है, लेकिन वो कंपाउंड जो है वो क्या होगा, वेरी रिएक्टिव, स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, वो कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो उसका क्या काम का, वो थोड़ा स्टेबल भी तो होना चाहिए। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता है, इसलिए वो स्टेबल भी होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विथ मेनी कार्बन एटम्स लिंक टू ईच अदर। तो इसका वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है, तो ये बहुत बड़ी चेन बन जाती है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह वगैरह आके कुछ कंपाउंड हमें मिल जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सिलिकॉन वाले कंपाउंड्स। उसके बाद, सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, it is capable of bonding with 4 other carbon atoms of carbon और atoms of some other monovalent elements। तो यहां पे देखो, कार्बन की खासियत और एक है कि उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नीड है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो कार्बन जो है वो अपनी तरह 4 कार्बन के साथ भी ज्वाइन हो सकता है, या फिर जिनकी वैलेंसी 1 है, मोनोवैलेंट का मतलब क्या, मोनो मतलब 1, और जिनकी वैलेंसी 1 है, ठीक है, मोनोवैलेंट जिनकी पेट भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऐसे 4 अलग अलग एटम से भी वो ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, तो कार्बन अपने तरह 4, यहां पे देखो उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है ना,
उसकी वैलेंसी 4 है, तो वो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन ज्वाइन हो सकता है। या फिर आपको मालूम है मोनोवैलेंट मतलब हाइड्रोजन होगा मोनोवैलेंट, क्लोरीन भी मोनोवैलेंट है ना, इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये सेटिस्फाइड होगा, इसकी वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पे Cl 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 आ सके, या फिर हाइड्रोजन 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 आ सकते हैं। तो यहाँ पे सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। मोनोवैलेंट का मतलब यहाँ पे मैंने बता दिया, मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट जिनका वैलेंसी 1 होता है, मोनो मतलब 1, जिसका वैलेंसी 1 है, मतलब जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या फिर शेयर करना पड़ेगा, उन्हें बोला जाता है मोनोवैलेंट। तो यहाँ पे मोनोवैलेंट देखो कौन कौन है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक की जरूरत है। क्लोरीन उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में बोल रहा हूं मैं, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, टोटल उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो क्लोरीन, आप यहां पे देखो सोडियम देख, तो चलो सोडियम क्या है 2,8,1, क्लोरीन क्या है 2,8,7, हाइड्रोजन क्या है 1। अब मुझे एक चीज बोलो, सोडियम को अगर स्टेबल होना है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, तो सोडियम भी मोनोवैलेंट हो गया क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, सोडियम क्या हो गया मोनोवैलेंट। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए ना उसको, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो भी मोनोवैलेंट है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी मोनोवैलेंट। क्यों? क्योंकि उसको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या फिर कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे वो उसकी वैलेंसी डिसाइड करती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखूं, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है तो वो भी मोनोवैलेंट है, क्लोरीन उसको भी पेट भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन कितना देना पड़ता है या फिर कितना लेना पड़ता है अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करना है तो उसे बोला जाता है वैलेंसी। तो सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देना है तो भी उसकी मोनोवैलेंट बन जाएगा वो, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो भी वो मोनोवैलेंट ही कहलाएगा। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन लेना है वो भी मोनोवैलेंट है। ठीक है, ओके। तो मोनोवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 1 होती है उन्हें मोनोवैलेंट बोला जाता है। तो कार्बन की खासियत यह है, कार्बन टेट्रावैलेंट है। टेट्रा मतलब उसको 4 वैलेंसी है उसकी। ठीक है, उसकी वैलेंसी कितनी है 4, तो उसके पास यहां पे 4 जगह है जहां पे कोई भी आके चिपक जा सकता है। तो कार्बन के 4 जगह जो है वहां पे कौन आके चिपकेगा, तो 4 कार्बन आके चिपक सकते हैं, या फिर जिनकी वैलेंसी 1 है, जैसे क्लोरीन 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 आके चिपक सकता है, या फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जिनका मोनोवैलेंट है वो आके वहां पे चिपक सकते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depend on the elements other than carbon present in the molecule। अब यहां पे देखो कार्बन किन किन के साथ कंपाउंड बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन के बनाता है CO2, है ना, हाइड्रोजन के साथ बनाता है CH4, नाइट्रोजन के साथ बनाता है ना साइनाइड, ठीक है, साइनाइड बनाता है। उसके बाद सल्फर के साथ बनाता है, उसके बाद क्लोरीन के साथ बनाता है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं उनके साथ वो क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। अब उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, उनकी प्रॉपर्टीज अगर वो ऑक्सीजन के साथ बना रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड होगी, हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड होगी, नाइट्रोजन के ऊपर डिपेंड होगी। ठीक है, तो अदर देन कार्बन जो है दूसरे एलिमेंट जिनके साथ वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ वो क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है, उनके ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड होती है। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे कुछ नहीं दिखा, इसके अंदर मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ दिखा नहीं, सिर्फ ये आगे इसके पहले वाले जो फैक्टर्स है वो याद रखो। ठीक है, अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा CO2 में वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो हमेशा मुझे एक चीज पहले से ही बोलनी है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं ना, कोवैलेंट बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसको वीक मत समझो। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग। यहां पे हमने देखा कि मिथेन और मिथेन, तो यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, यहां पे भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्ग है, इनके अंदर के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन क्या है, वीक है। मतलब मोलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन वीक होता है, इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वीक लो होता है। ठीक है, अब यहां पे देखो कार्बन फॉर्म्स विथ मोस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स, जो बॉन्ड बनाता है कार्बन वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उससे वजह से वो कंपाउंड जो है वो एक्सेप्शनली स्टेबल बन जाते हैं। ठीक है, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना वो स्टेबल बनेगा, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है उतना वो स्टेबल, मतलब उसको कोई तोड़ नहीं सकेगा।
जितना बॉन्ड वीक होगा उसको इजीली तोड़ सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी ज्यादा कब होती है, जब बॉन्ड वीक होते हैं। बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा तो वहां पे उसका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, स्टेबल। तो याद रखो, कंपाउंड स्टेबल कब होता है, जब बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। क्या बोला मैंने, कंपाउंड स्टेबल कब होता है, जब उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होता है। और कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव कब होता है, अनस्टेबल, जब उनके बीच के बॉन्ड वीक होते हैं। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। अब यहां पे रीजन भी दिया है कि वो स्ट्रांग बॉन्ड क्यों बनाता है, ठीक है। द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रांग, और उसके वजह से वो कंपाउंड जो है वो एक्सट्रीमली स्टेबल बन जाता है। अब इसका रीजन क्या है कि कंपाउंड जो है, मतलब वो जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग क्यों होता है। कार्बन जो है वो स्ट्रांग बॉन्ड क्यों बना सकता है, क्यों, क्योंकि द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। कार्बन की साइज क्या है, कार्बन का साइज है स्मॉल, और इसीलिए उसने बनाए हुए बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रांग, ठीक है, ओके। अब ये क्या है, मतलब उसकी साइज कम होगी तो वो स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, ये क्या है। देखो, कार्बन की साइज जो है वो स्मॉल होने की वजह से उसका फायदा क्या है, उसके वजह से दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। देखो, अब यहां पे देखो, ये कार्बन है समझो, ठीक है, ये कार्बन का न्यूक्लियस है। अब ये जितना छोटा होगा उतना ये न्यूक्लियस जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेगा। देखो, अब यहां पे ये समझो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये दोनों इसको पकड़ना वीक, उसको पकड़ने के लिए उसको ज्यादा, मतलब देखो न्यूक्लियस यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा बड़ा है ये एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो इसको होल्ड करने में थोड़ा तकलीफ होगा। लेकिन अगर वो न्यूक्लियस के नजदीक होंगे ना इलेक्ट्रॉन, तो उसको पकड़ने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। तो कार्बन की साइज कम है, उसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो शेयर्ड पेयर जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को शेयर किए पेयर जो है उसको स्ट्रांगली होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे देखो, one reason for the formation of strong bond by carbon is its small size, and this enables the nucleus to hold on the shared pair of electrons strongly। तो ये याद रखो कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे जो कार्बन का साइज जो है वो स्मॉल होता है, और उसके लिए उसका जो न्यूक्लियस है उसके वजह से वो जो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन है उसे स्ट्रांगली पकड़ सकता है, इसलिए वो कंपाउंड जो है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। The bonds formed by elements having bigger atoms are much weaker। देखो, अगर कोई बड़ा एटम होगा, समझो यहाँ पे ये देखो, ये बड़ा एटम है और ये देखो ये छोटा एटम है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस यहाँ पे है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो उसको पकड़ के रखने में थोड़ा इजी रहेगा, तो ये टाइटली पकड़ेंगे। लेकिन ये देखो, न्यूक्लियस यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दूर है, तो ये बिगर एटम्स होते हैं ना, उसमें जो बॉन्ड बनते हैं वो वीक बनते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस उनको आसानी से पकड़ नहीं सकेगा ताकत से, ज्यादा ताकत यहां पे लगेगी। जितना नजदीक होगा तब उतना वो स्ट्रांग रहेगा ना। देखो, जितना नजदीक होगा उतना दोनों के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, जितना दूर जाएंगे उतना अट्रैक्शन वीक होता जाएगा। इसलिए बड़े मोलिक्यूल्स के, बड़े जो एटम्स होते हैं ना, देखो, द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर वीकर। याद रखो, कार्बन की साइज कम है, इसलिए उसने जो बॉन्ड बनाता है वो स्ट्रॉन्गर बनाता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपरली होल्ड कर सकता है, क्योंकि उसकी साइज छोटी है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नजदीक होंगे ना, साइज छोटी होगी तो उसको टाइटली पकड़ सकेगा, इसलिए उनका बॉन्ड स्ट्रांग होता है। और बड़े जो एटम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं ना, बड़ा, जितना बड़ा होगा उतना दूर होंगे, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, दोनों के बीच का अट्रैक्शन कम हो जाता है और बॉन्ड वीक हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक आपको अच्छे से समझना है। इसके पहले वाला लेक्चर देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपकी एग्जाम चल रही थी इसलिए आपने वीडियोस नहीं देखे हैं। जितने भी पॉलिटिकल साइंस के और साइंस का जो वीडियो दिया है उसको अच्छे से देखो, ठीक है। और उसके बाद अच्छे से उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर का जो होमवर्क मैंने आपको दिया था, जितने भी कंपाउंड के इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आपको बोले हैं, सारे के सारे आपको करके मुझे सेंड करने हैं। यह आपका होमवर्क है। व्हाट्सएप के अंदर नहीं बोलूंगा कि क्या होमवर्क है, पूरा वीडियो देखेंगे उसके बीच में आपको होमवर्क मिल जाएगा।